नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वार्ता और कूटनीति के जरिए विवादों को सुलझाने के पक्ष में भारत। सर्गेई लावरोव के साथ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। रक्षा क्षेत्र में सहयोग जारी रखने की रूस ने जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री से भी मिले सर्गेई लावरोव। लोकसभा से संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक पारित। जनजाति समुदायों के विकास पर केंद्र सरकार का जोर। सदन में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक पेश। परीक्षा को त्योहारों के रूप में लें छात्र। परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने दिया सफलता का मंत्र। नई शिक्षा नीति की बारीकियों को जमीन पर उतारने का किया आह्वान। रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी संग्रह। मार्च में बढ़कर हुआ 1.42 लाख करोड़ रुपए। नए वित्त वर्ष के पहले दिन शेयर बाजार की शानदार शुरुआत। 708 अंक उछला सेंसेक्स। और यूक्रेन रूस के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्ता। कीव समेत दूसरे शहरों पर रूसी बमबारी जारी। रूसी सेना ने चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का नियंत्रण वापस यूक्रेन को सौंपा। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। एनडीए के दो उम्मीदवार बीजेपी के पवित्र मार्गरीटा और यूपीपीएल के रंगरा नरजारी असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मार्गरीटा को 46 मत मिले, जबकि नरजारी को 44 और रिपुन बोरा को 35 वोट मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के तुमकुरू में सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके संदेश को युगों युगों तक याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र पर छोटे और लघु उद्योगों को खत्म करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का मंत्र दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग करते हुए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सदन ने केंद्र सरकार से चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने का अनुरोध करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले के तुर्कवांगम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर घेराबंदी की। तलाशी अभियान उस वक्त मुठभेड़ में तब्दील हो गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। दिल्ली में 2 साल से ज्यादा समय के बाद आज से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हुई। दिल्ली के 120 से ज्यादा निजी स्कूलों की सदस्यता वाले संगठन नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष सुधा आचार्य ने कहा कि छात्र इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने अपने 2 जनरल के सैन्य रैंक छीन लिए हैं। इनमें से एक जनरल मुख्य खुफिया एजेंसी एसबीयू में आंतरिक सुरक्षा मामलों के प्रमुख थे। दूसरे जनरल खेरसोन क्षेत्र में एसबीयू के प्रमुख थे, जो रूसी सेना द्वारा कब्जे में लिया गया पहला सबसे बड़ा शहर था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके आवास के बाहर एकत्रित हुए, जिसके बाद 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलंबो शहर के ज्यादातर इलाकों में कुछ देर के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया। देश में आर्थिक संकट है और लोग राष्ट्रपति को इसका जिम्मेदार मानते हैं। दक्षिण कोरियाई वायुसेना के 2 विमान प्रशिक्षण के दौरान हवा में आपस में टकरा गए, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। टक्कर की वजह का अभी पता नहीं चला है। देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भाग तेज लू की चपेट में हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पश्चिम क्षेत्र के कुछ जिलों में अगले 4 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग के बीच दिल्ली पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।
वार्ता के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि महामारी के अलावा भी वर्तमान समय में विश्व का वातावरण काफी कुछ बदला हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से मतभेदों या विवादों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने का पक्षधर रहा है। Bilateral relations has continued to grow in many areas, and we have diversified our cooperation by expanding our agenda. Excellency, our meeting today takes place in a difficult international environment, quite apart from the pandemic. India, as you are aware, has always been in favor of resolving differences and disputes through dialogue and diplomacy. वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर्गेई लावरोव ने एस जयशंकर के साथ वार्ता के दौरान मौजूदा स्थिति में भारत के रुख की सराहना की। Strategic partnership, even especially privileged strategic partnership, as our Indian friends called it some time ago, and this was the basis on which we have been promoting our cooperation in all areas, economy, military, technical, humanitarian, investment, and many other fields. 2 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में हिंसा को जल्द खत्म करने की बात कही। रूसी विदेश मंत्री ने दिसंबर 2021 में आयोजित भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचे। जुलाई 2021 में पदभार संभालने के बाद देउबा की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और नेपाल के सदियों पुराने और मित्रतापूर्ण विशेष संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। प्रधानमंत्री देउबा का 2 अप्रैल को यानी कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिलने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का कार्यक्रम है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी क्षेत्रों में काफी वृद्धि देखी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री देउबा उत्तर प्रदेश के वाराणसी भी जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय का विकास होना चाहिए। इस संकल्प को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में आज भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पेश किया गया। इसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कुछ विपक्षी सदस्यों की ओर से आपत्ति जताने के बाद कहा कि विधेयक सिर्फ अंटार्कटिका में गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से लाया गया है। एक पुरानी संधि के तहत यह अनिवार्य भी है। इससे पहले विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति के पास भेजा जाए ताकि इस विधेयक की गहन छानबीन हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव न लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि ये जीवन का एक सहज हिस्सा है। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण के दौरान बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने अभिभावकों और शिक्षकों से ये भी आग्रह किया कि वे अपने अधूरे सपने और अधूरी आकांक्षाएं बच्चों पर ना थोपें। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है 1-2 चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है।
लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। इस दौरान उन्होंने छात्रों को परीक्षा को त्योहारों के तौर पर लेने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का देश के हर वर्ग ने तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने शिक्षा नीति की बारीकियों को जमीन पर उतारने का आह्वान भी किया। ये स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो स्पर्धा नहीं तो वो, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता, ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता। मैं समझता हूं कि हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने, और मैं इन अवसर को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस अवसर को कभी न कभी जाने नहीं दूंगा। ये भाव अगर पैदा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि कंपटीशन आपके लिए इस युग के सबसे बड़ी सौगात के रूप में आप अनुभव करेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। ओडिशा के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि मंदिरों और अन्य समृद्ध विरासतों की भूमि ओडिशा ने दुनिया को शांति, प्रेम बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया है। 1 अप्रैल 1936 को अलग राज्य के रूप में ओडिशा का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किया गया है। उन्हें राजनीति, साहित्य, ह्यूमन राइट प्रमोशन, सिटीजन राइट और मानवीय सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। असम सरकार उन परिवारों को मौद्रिक अनुग्रह राशि प्रदान करने की मांग पर गौर करेगी जिनके अपनों की मौत कोविड के चलते राज्य के बाहर हुई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जगन मोहन ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि अब तक 6,708 आवेदकों में से 5,579 को ये लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अप्रैल से मिशन शक्ति के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया। एम के स्टालिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल से काफी प्रभावित दिखाई दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें चुनाव जीतने पर खैरागढ़ को जिला बनाने का वादा किया गया है। साथ ही कई सुविधाओं में इजाफे का संकल्प दोहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने संबंधी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी के प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद डीडीएमए की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पहले मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगता था। ओलिव रिडले कछुओं का झुंड ओडिशा तट पर सामूहिक नेस्टिंग के लिए पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 2,42,000 से ज्यादा कछुए आए हैं। कछुओं के आगमन को देखते हुए बीच की लगातार सफाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और खबरों की। अफस्पा अब पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के केवल 31 जिलों में पूरी तरह और 12 जिलों में आंशिक रूप से प्रभावी है। इन 4 राज्यों में कुल 90 जिले हैं। अफस्पा के तहत सशस्त्र सेनाओं के काम करने के लिए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है। इसे मेघालय से 2018 में, त्रिपुरा से 2015 में और 1980 के दशक में मिजोरम से पूरी तरह हटा लिया गया था।
पूर्वोत्तर में अफ्स्पा के तहत घोषित अशांत क्षेत्रों की संख्या में कटौती की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस कानून को हटाने की संभावना तलाशने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के बाद ये कदम उठाया गया। अफ्स्पा सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है और किसी को गोली मारने पर गिरफ्तारी से सहूलियत भी प्रदान करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में तुर्कमेनिस्तान पहुंचने पर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को यहां गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। राष्ट्रपति की ये यात्रा काफी अहम है क्योंकि भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे हो रहे हैं। साथ ही ये यात्रा तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करने के 2 सप्ताह के भीतर हो रही है। राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं और कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 4 अप्रैल को नीदरलैंड जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे उत्सवों से हमारी संस्कृति और परंपराएं ज्यादा मजबूत होंगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संस्कृति महोत्सव ने एक राज्य की लोक और जनजातीय कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन और संस्कृति को दूसरे राज्यों में प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Thousands of people from different communities, different religions, different castes and different regions, they all have participated in the long struggle for India's independence. It is our duty on this occasion of 75th year to remember, to recall the great sacrifices and the deeds of those great people. अब जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर। मार्च महीने में कलेक्शन अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने 1,42,000 करोड़ कलेक्शन हुआ है। ये अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा 1,40,986 करोड़ रुपए रहा था। मार्च 2022 का जीएसटी संग्रह इससे पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15% अधिक है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत शानदार रही। शेयरों में तेजी के साथ बीएसई सेंसेक्स ने 708 अंक से अधिक उछलकर 59,000 के स्तर को फिर से हासिल कर लिया। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 708.18 अंक यानी 1.21% उछलकर 59,276.69 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 205.70 अंक यानी 1.18% चढ़कर 17,670.45 अंक पर बंद हुआ। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.22% बढ़कर $104.94 प्रति बैरल रहा। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत शुरू हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने एसोसिएटेड प्रेस को इसकी पुष्टि की है। शुक्रवार की वार्ता तुर्की में रूसी और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच पिछली बैठक के 3 दिन बाद हुई। रूसी सेना ने चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थल का नियंत्रण वापस यूक्रेन को सौंप दिया और विकिरण से दूषित इस स्थान को छोड़ दिया। रूस ने 1 महीने से ज्यादा समय पहले चेरनोबिल को अपने कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी एनर्जोएटम ने कहा कि बंद पड़े संयंत्र से सैनिकों को परेशानी हो रही थी। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी ने इस दावे के बाद जिसके बाद उन्होंने चेरनोबिल को छोड़ दिया। रूस के सैनिक चेरनोबिल से ऐसे वक्त में पीछे हटे हैं जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि क्रेमलिन यूक्रेन में पीछे हटने के वास्ते बातचीत करने की आड़ में अपनी सेना को फिर से तैयार कर देश के पूर्वी हिस्से में पुनः तैनात करने की कोशिश कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दुबई एक्सपो के समापन की तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।